नमस्कार, आतंक स्टडी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भारत का प्राचीन इतिहास और निरंतर प्रयास करते रहिएगा आप अपनी सफलता के लिए, और एक निरंतर प्रयास ही आपको सफल बना सकता है। इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं है आपको सफल होने के लिए। लगातार पढ़ते रहिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए। हाँ, अब हम बता रहे हैं, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारी टॉपिक वही है, हम उसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, भारत का प्राचीन इतिहास। अच्छा, हमने कहा था कि इतिहास को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक सी जानकारियां लेते हैं। बेसिक सी जानकारी हमने अपने पहले लेक्चर में दी थी आपको कि इतिहास किसे कहते हैं और इतिहास किसे कहते हैं। और इसके बाद हमने पढ़ा था कि बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, बीसीई बिफोर कॉमन एरा, और एडी एनो डोमिनी, और हमने पढ़ा था सीई कॉमन एरा के बारे में। ठीक है, सो अब इसके साथ में हमने एक चीज और डिस्कस की थी। वह चीज थी बेटा हमारे लिए स्रोत। इतिहास का स्रोत मतलब हमें स्रोत कहाँ से प्राप्त, मतलब जानकारियां कहाँ से हासिल होती हैं, कहाँ से हुई। बीते हुए समय की जो घटनाएं हुई, जो घटनाएं अतीत में हुई हैं, उनकी जानकारी हमें मिली कहाँ से। एक्चुअल में सबसे मेन चीज है ये, मेन मुद्दा ये कि हमें वो जानकारियां मिली कहाँ से। तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो प्रकार के स्रोत थे, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। तो इनके बारे में आज हम डिटेल में कुछ देखेंगे। सबसे पहले साहित्यिक स्रोत के बारे में हमने पढ़ा था कि वेदों के द्वारा हमें जानकारी मिली थी। वेदों के द्वारा, जो वेदों के द्वारा मिली थी हमें जानकारी बेटा, सो देखते हैं इसको। वेदों के द्वारा आपको पता होगा कि हमारे पास 4 वेद थे। अच्छा, ये वेद जो लिखे गए थे वो लगभग 1500 से लेकर 1200 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व, जिसे हम कहते हैं ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। ठीक है, सो वेदों के द्वारा हमें जानकारी मिली। साहित्यिक स्रोत मतलब कुछ लिखी हुई चीजों के द्वारा हमें जानकारी मिली। जैसे कि मैं अब इस समय चल रहा हूं, मैं अपनी चीजों को लिख रहा हूं। अब यह चीज चल के बाद में अगर कोई पढ़ेगा, कोई भी चीज मैं लिख रहा हूं, अगर कोई चल के बाद में पढ़ेगा तो वह मतलब ये लिखी हुई चीज जो होगी वह आने वाली पीढ़ी के लिए एक साहित्यिक स्रोत बनेगी। तो साहित्यिक स्रोत में पहला था वेदों के द्वारा। तो वेदों के द्वारा वेद लिखे गए थे लगभग 1500 से 1200 बीसी के। हमारे पास 4 वेद हैं, हमने 4 वेद हैं बेटा। सबसे पहला वेद है हमारे पास ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। दूसरा है सामवेद। तीसरा है हमारा अथर्ववेद, अथर्ववेद। और फोर्थ है हमारा, नंबर 4 पर है यजुर्वेद। इस तरह से तो इन वेदों के द्वारा जानकारी मिली। ये वेद जो लिखे गए वो संस्कृत भाषा में लिखे गए। ये जो वेद लिखे गए वो संस्कृत भाषा में लिखे गए, और इस संस्कृत भाषा में लिखे गए वेदों को हमारे मतलब जो भी पंडित लोग या जिन लोगों ने इनको डिकोड किया, डिकोड करना मतलब इनको समझना, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, जो भी लिखा गया है उसको समझना। उस समय आज से 1500 से 1200 बीसी कैसा था भारत, वो सारी चीजें इनमें लिखी गई हैं। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। सबसे पुराना वेद हमारा कौन सा है? ऋग्वेद है। आते हैं हम दूसरे नंबर के साहित्य के सोर्स पर। दूसरे नंबर का साहित्य का सोर्स है बेटा हमारा महाकाव्य। महाकाव्य, महाकाव्य, और शायद आप जानते होंगे महाकाव्य के बारे में, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बता देते हैं कि महाकाव्य हमारे स्रोत हैं। सबसे पहला महाकाव्य हम देखते हैं तो वह है रामायण, एक तरह से रामायण, और दूसरा है हमारा महाभारत। और आपको पता होगा कि रामायण और महाभारत में उस समय की घटनाओं का जिक्र किया गया है कि भारत में इस तरह के लोग, इस तरह के राजा हुआ करते थे, मतलब भगवान राम के बारे में। और महाभारत में कौरव, पांडव, कृष्ण, इन लोगों के बारे में लिखा गया। और यह घटनाएं महाभारत रामायण की जो घटना हुई वह लगभग
आज से 93 मतलब 9300 साल पुरानी घटना, लगभग एग्जैक्ट फिगर नहीं, लगभग की बात कर रहे हैं हम। और महाभारत की जो घटना हुई वह लगभग 5200 वर्ष पुरानी घटनाएं हैं। तो रामायण और महाभारत महाकाव्य हैं जो संस्कृत भाषा में लिखे गए और उस समय की हमें जानकारी बताते हैं कि हाँ, कि उस समय भारत कैसा था, भारत के लोग कैसे थे। इसके बाद आता है हमारा तीसरे नंबर पर, जिसे हम देखते हैं। तीसरे नंबर पर आता है बेटा पुराण। पुराण, अब पुराण में आप देख सकते हो विष्णु पुराण है, शिव पुराण है। हम आते हैं इसके बाद, अब देखते हैं कि कुछ हमने आपसे कहा था कि बेटा कुछ और धार्मिक ग्रंथ थे, जैसे कि बौद्ध धर्म ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथ। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अपने समय पर, जैसे महाराज सिद्धार्थ जो थे वह गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं, और उन्होंने अपने समय में, उस समय का भारत कैसा था, उस समय के लोग कैसे थे, उस समय के दिनचर्या कैसी थी लोगों की, उन्होंने अपने धर्म ग्रंथों में लिखा। जैन धर्म के लोगों ने अपने धर्म ग्रंथों में लिखा। अब आते हैं बेटा कुछ, अच्छा, जो वेद हमने पढ़े, जो महाकाव्य हैं, जो धर्म ग्रंथ हैं, ये एक रिलीजियस है, एक धार्मिक ग्रंथ है, एक धार्मिक पुस्तकें हैं। जैसे कि वेदों में हिंदू धर्म ग्रंथ को आप रिलीज से संबंधित मान सकते हैं, महाकाव्यों को। महाकाव्यों में जैसे पहला महाकाव्य हमने आपको रामायण बताया, महाभारत बताया, यदि हिंदू रिलीजन से संबंधित है। अब हम देखते हैं कि तीसरी चीज जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये भी अपने अपने धर्मों के बारे में बताएं, लेकिन अब हम आपको कुछ ऐसी चीजें बता रहे हैं जो धर्म से हटकर थी, कुछ ऐसे साहित्य जो धर्म से हटकर मिले हमें। एक विशाखा दत्त नाम के संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, विशाखा दत्त थे, जो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, इस पुस्तक को उन्होंने लगभग, अच्छा हम आपको बता दें कि जो विशाखा दत्त थे, इसको लिखने वाले थे विशाखा दत्त। विशाखा दत्त, और विशाखा दत्त की मृत्यु हो गई थी, लगभग वह मृत्यु हुई थी इनकी 750 एडी। एडी मतलब आप लोग समझ रहे हैं, कॉमन एरा की बात कर रहे हैं हम। एडी मतलब हम कॉमन एरा की बात कर रहे हैं, मतलब 750 सीई। एडी को हम सीई भी लिख सकते हैं, सीई मतलब कॉमन एरा, एन्नो डोमिनी और कॉमन एरा। 750 उनकी मृत्यु हुई थी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी मुद्रा राक्षस। इसमें इससे यहां से भी हमारे इतिहास का स्रोत मिला, भारत के बारे में जानने का जो भी मौका है वह यहां से भी लिया गया, यहां से भी जानकारियां प्राप्त हुई। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, जो नॉन रिलीजियस मतलब जो नॉन धार्मिक ग्रंथ था, हर्षचरित। आपको शायद यह नाम पता होगा, हर्षचरित एक रचना है जिसको लिखा था कवि बाण भट्ट ने, जिसको लिखा था कवि बाण भट्ट ने। बाण भट्ट ने लिखा था इसे, हर्षचरित को लिखा था बाण भट्ट ने, और इसको लिखा था उन्होंने लगभग हम देखने जाए तो 606 से लेकर 647 सीई, 606 से लेकर 647 सीई। सीई का मतलब कॉमन एरा, मतलब कुछ दिन। अच्छा, एक चीज आप देखेगा, एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, मैं एक चीज बहुत महत्वपूर्ण चीज बताना रह गया था कि जो बीसी होता है, ध्यान से देखिएगा, जो बीसी और सीई, बिफोर क्राइस्ट और कॉमन एरा, या हम अब इसको बीसीई लिख लेते हैं, बीसीई बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा। इसमें एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि जब यहां पर और यहां पर एक पॉइंट हम ले लेते हैं, और इस पॉइंट पर मैं आपको बता दूं कि जितना आपका ये संख्या, अगर ये 606 है तो दैट मीन्स 606 कॉमन एरा में है, 606 से लेकर 647। अगर यह कॉमन एरा की बात हो रही है तो यह साल हमसे बहुत दूर है, यह साल हमसे बहुत दूर है। और हम फिलहाल अगर हम यहाँ पे कॉमन, अब यहाँ पे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जितना बड़ा ये नंबर होगा वह हमारे उतना ही नजदीक होगा, जितना बड़ा नंबर होगा वह उतना हमारे करीब होगा।
मतलब 2023। लेकिन यहाँ पर बीसी बिफोर कॉमन एरा का मतलब है मैं इसी 6 से 6 को अगर यहाँ पर लिखता हूं तो यह क्या था कि हमारे यह हमसे बिल्कुल नजदीक होगा, यह हमसे नजदीक होगा। तो यह घटना, तो यह जो पुस्तक लिखी गई थी हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा, और यह किसके लिए लिखा गया था? यह अच्छा, बाणभट्ट किसके कवि थे बेटा, किसके दरबारी कवि थे? बाणभट्ट दरबारी कवि थे राजा हर्षवर्धन के, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, बाणभट्ट जो थे वह राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षवर्धन के बारे में हर्षचरित लिखा, उस समय की घटनाओं का जिक्र किया उन्होंने, मतलब इस समय के घटनाओं का इन्होंने जिक्र किया इस पुस्तक हर्षचरित में। हम आते हैं नेक्स्ट, और एक और हम ऐसी नॉन रिलीजियस बुक आप पढ़ते हैं। अच्छा, अब हमारे पास दो चीज तो ऐसी हो गई, अब हमारे पास कुछ विदेशी यात्री भी आए, कुछ विदेशी यात्री भी भारत में आए, उस समय दौरा किया भारत का और भारत के बारे में उन्होंने लिखा। तो हम आपको बता रहे हैं एक ऐसा ही यात्री, विदेशी यात्री जिसका नाम था मेगास्थनीज। अच्छा, मेगास्थनीज जो था ना वह, अब हम आपको इसके बारे में थोड़ी सी कहानी बता दें। मैंने मेगास्थनीज ने एक कहानी, मतलब एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। पुस्तक का नाम था इंडिका। मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है इंडिका। जो यह बात है बेटा, यह बात है लगभग 330 बीसी की। ठीक है, सो हम आपको तो मेगास्थनीज ने लिखा, मेगास्थनीज। अब हम आपको बता दें मेगास्थनीज था कौन। सबसे पहली बात आपको यह जानना बहुत जरूरी है, एक मेगास्थनीज सबसे पहले सिकंदर जब अफगानिस्तान तक आया तो उसने लड़ाई करते हुए फिर अपने सेनापति जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर को उसने क्या किया कि सब कुछ सौंप कर वो वापस चला गया। इसके बाद सेल्यूकस निकेटर के साथ में जो यात्री था वो था मेगास्थनीज। उस समय आया भारत, जो किसके समय में आया? चंद्रगुप्त मौर्य, महाराज चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज भारत आया था। यह प्रश्न पूछा जाता है कि किसके समय में कौन से यात्री आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कैसा था भारत, उस समय की सारी चीजें क्या थी, कैसी थी, वो उसने अपनी बुक इंडिका में लिखा, हम आते हैं नेक्स्ट, एक और विदेशी यात्री के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। उस विदेशी यात्री का नाम है, जिसका नाम आप लोग काफी सुने होंगे, जिसका नाम था बेटा फाहयान। एक चीनी यात्री, बौद्ध धर्म से संबंधित था यह व्यक्ति। यह यात्री आया था बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में, हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात नहीं कर रहे हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में आया था बेटा फाहयान। यह एक चीनी यात्री था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। और यह कहानी लगभग है 399 से लेकर 415 एडी एनो डोमिनी, या हम कह सकते हैं सी एडी, या हम सी कह सकते हैं। तो फाहयान चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। उस समय भारत के बारे में लिखा, भारत कैसा था, इनके शासन में कैसा था भारत, इस पूरी जानकारी उसने अपनी बुक में दी। फाहयान आया था। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, एक और चीनी यात्री के बारे में, जिसके बारे में आप लोगों ने काफी सुना होगा और पढ़ा भी होगा अपनी पिछली कक्षाओं में बेटा, हेनसेंग। चलिए हम लिखते हैं बेटा हेनसेंग जो था वह आया था भारत लगभग 626 से लेकर 644 की बात है यह बेटा, 644 की बात है। और यह आया था हर्षवर्धन के समय में, राजा हर्षवर्धन के समय में आया था। और इसने भी भारत के बारे में जानकारी दी
कि राजा हर्षवर्धन के समय में भारत कैसा था, भारत के लोग कैसे थे, यह राजा के मतलब ये राजा के शासन कैसे थे, राजा कैसे किस प्रकार से शासन किया करते थे। सो यह तो रहे हमारे साहित्यिक स्रोत की बात हमने कर ली। अब आपको शायद ये जानकारियां मिल गई होंगी। हमने क्या पढ़ा, हमने यह पढ़ा कि साहित्यिक स्रोत में हमें वेदों से जानकारी मिलती है, हमें महापुराणों से जानकारी मिलती है, हमें महाकाव्यों से जानकारी मिलती है, हमें कुछ नॉन रिलीजियस धर्म ग्रंथों से जानकारी मिलती है, नॉन रिलीजियस ग्रंथों से जानकारी मिलती है। और तीसरी बात, जो विदेशी यात्री आए भारत में, उन्होंने भारत के बारे में, उस समय कैसा था भारत, उसके बारे में जानकारी दी। चलो, ये रहा हमारा साहित्यिक स्रोत, बहुत जानना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं पुरातात्विक स्रोत पर। पुरातात्विक स्रोत क्या होता है कि अब हमारे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे जहां पर होते हैं, जहां पर खुदाई होती है, जहां पे एक्सकवेशन होते हैं, जहां पर खुदाई होती है। और अच्छा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था पहले लेक्चर में कि पुरातात्विक स्रोत एक्चुअल में होता क्या है। पुरातात्विक स्रोत 3 प्रकार के हमने आपको बताया थे बेटा। पहला हमने आपको बताया था शिलालेख, दूसरा हमने बताया था सिक्कों के द्वारा जानकारी हमें मिली, शिलालेख के द्वारा, सिक्कों के द्वारा और स्मारकों के द्वारा। अच्छा, शिलालेख मतलब जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ, जब पुरातात्विक खुदाई हुई, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ, तो उसमें अच्छा पत्थरों पर लिखी हुई चीजें, शिलालेख का मतलब शिला मीन्स पत्थर, लेख मीन्स लेखनी, पत्थरों पर लिखा हुआ, गुफाओं में लिखा हुआ कुछ जानकारियां उस समय की मिली, पेंटिंग्स मिली। इसके बाद सिक्कों का सबसे महत्वपूर्ण चीज है तो सिक्कों के द्वारा जानकारी। पुरातात्विक स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण रहा सिक्कों के द्वारा जानकारी। सिक्कों के द्वारा, जैसे कि उस समय कौन सा राजा था, आप देखते होंगे सिक्कों पर बनी हुई राजाओं की उनके चित्र होते हैं, उस समय लिखा होता है। उस समय सिक्कों के द्वारा हमें पता चलता था कि उस समय उन लोगों ने कौन से मेटल का यूज करना शुरू कर दिया था, सिक्के किस मेटल के हुआ करते थे, यह जानकारी पहले मिलती है। दूसरी जानकारी मिलती है कि कौन सा शासक कितने दिनों तक शासन किया था। काफी सारी चीजें हमें इस सिक्कों के द्वारा मिलती, बहुत जानकारी हमें सिक्कों के द्वारा मिलती है। स्मारकों के द्वारा, आप कहेंगे सर ये स्मारकों के द्वारा कैसे? बिल्कुल, जब कोई भी सभ्यता कहीं पर बसती थी, जब वो अपने विनाश होने के बाद जब पृथ्वी में दबी, उसके बाद जब खुदाई हुई, तो वहां पर उन स्मारकों के द्वारा हमें जानकारियां मिली। कई स्मारक निकले, उस स्मारकों के द्वारा हमें जानकारी मिली कि इस राजा का या इस व्यक्ति का या उस समय के लोग, उस समय की सभ्यता इस प्रकार की हुआ करती थी। तो एक्चुअल में हम आज की क्लास में सिर्फ इतना ही देखें कि हमारे पास 2 प्रकार के जो सोर्स थे, दोनों प्रकार के सोर्सों में सबसे मतलब ये डिटेल में थोड़ी सी जानकारी हमने पढ़ी साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत के बारे में। और हम अब अगली क्लास में पढ़ेंगे बेटा एक्चुअल में भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, जहां पर हम अपनी क्लास शुरू होगी, जो होगा बेटा पहला होगा बेटा शुरू होगा तो वो होगा प्रागैतिहासिक काल। हम पढ़ेंगे भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में, शुरुआत होगी बेटा प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल यहां से हम शुरू करेंगे और आगे जितनी भी चीजें हैं महत्वपूर्ण होंगी हम आपको जरूर जानकारियां देंगे। और हाँ, कमेंट में हमें जरूर बताएं कि सर कहां पर आपको दिक्कत आ रही है, कहां पर आपको परेशानी हो रही है कि सर मुझे यहाँ यह जानकारी मुझे अभी समझ में नहीं आई। दूसरी चीज बेटा आपके कमेंट्स हमें और बेहतर करने का मौका दे सकते हैं, तो आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं कि हमें बेहतर बनाने के लिए। तीसरी चीज, आप निरंतर प्रयास करते रहिए, बस एक ही चीज आपको सफल बना सकती है, वो है आपका निरंतर प्रयास। मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ में।